जी आगे सब यार आप अटेंडेंस दे रहे हैं सीआर तबीर? जी सर। अटेंडेंस आप लोगों की हो रही है? सर अटेंडेंस इस तरह से कि जो शहजाद साहब है वो तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसकी अच्छा यहीं से। यस सर, जो जितने बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेते फिर वो अटेंड कर लेते हैं। और जो सर जाफर साहब हैं वो 1 बाय 1 नाम लेते हैं तो एलएमएस पर उनकी वहां पर होती है अटेंडेंस। अच्छा इस तरह हो रही है ना? जी सर। सर अगर आप कहते हैं तो मैं भी इसी तरह कर लूंगा, मैं फिर आपको लिस्ट सेंड कर दिया करूंगा स्क्रीनशॉट लेकर। चलो ये ख्वारी आप कर दो तो बड़ी मेहरबानी आपकी यार। वैसे तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया हुआ है, सारा रिकॉर्ड भी हो रहा है। जी जी सर। यही जो लेक्चर दे रहा हूँ उसका स्क्रीन रिकॉर्डर भी लगाया हुआ है, वो रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। जी जी सर। चलो ठीक है। ठीक है सर, हाँ जैसा आप कहें सर। चलें जी आगे चलते हैं। सर क्या ये रिकॉर्डिंग्स हमें मिल सकती हैं? क्या चीज? ये रिकॉर्डिंग्स हमें मिल सकती हैं? जी जी मिल सकती हैं, लेकिन अब ये एक चीज अभी मुझे फिलहाल समझ नहीं आ रही। ये अभी जो मैंने पहला लेक्चर आप लोगों के साथ, तो खैर पहला लेक्चर मैंने ये इसी आईडी से लिया था। इससे पहले एमएससी वाला में जो लेक्चर लिया था वो, अब ये तो 40 मिनट में खत्म हो जाता है ना। यूनिवर्सिटी के थ्रू एंटर हो तो 40 मिनट में खत्म हो जाता है, लेकिन अगर हम प्राइवेटली खुद से जो है इसके अंदर साइन इन हो, यानी उसको बीच में से स्किप करते हुए, बाईपास करते हुए एलएमएस को, तो फिर जो है ये चलता रहता है, फिर 40 मिनट बाद खत्म नहीं होता। तो अब ये एक दफा तो रिकॉर्डिंग हुई, दूसरी पिछली जो था वो एक रिकॉर्डिंग सामने आई है, दूसरी सामने मुझे मिल नहीं रही, पता नहीं वो हुई है या नहीं हुई। वैसे तो मैंने इसको ऑटो रिकॉर्डिंग पर लगाया हुआ है, तो
अब वो मुझे एक दफ़ा देखना पड़ेगा। अब जैसे ये दूसरा सेशन शुरू हुआ है ना, इसका मुझे नहीं पता रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा। पहला तो रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि उसकी वो पीछे को प्रोसेसिंग चल रही है रिकॉर्डिंग की। हो रहा है सर, ये भी इस पर लिखा हुआ आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। कन्वर्ट मीटिंग रिकॉर्डिंग, ये वो जो पहले 40 मिनट का सेशन था ना, अब उस रिकॉर्डिंग कन्वर्ट कर रहा है। बस वो इसी सिस्टम के लिहाज से वो कन्वर्ट कर रहा होगा, पता नहीं क्या वो कन्वर्ट करके सेव करता है इधर। लेकिन अब वो दूसरी रिकॉर्डिंग मुझे नहीं पता, क्योंकि पिछली दफा मैंने जब किया था मुझे इस तरह का कोई वो सामने नजर नहीं आई थी, कोई बॉक्स दूसरी रिकॉर्डिंग का। बहरहाल देखूं अगर मिल गई वो भी, बहरहाल शेयर तो की जा सकती है, वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा तो इधर आए जी कि हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी के। तो सर ये नजर नहीं आ रही सर। ओहो सॉरी मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की। एक मिनट किधर गया? स्क्रीन तो शेयर ही नहीं हो रही, तो आपको कैसे नजर आ रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है? मुझे तो भी याद आया। वो तो सर इस पे लिखा हुआ आ जाता है, रिकॉर्डिंग का एप्लीकेशन पे आता है। अच्छा तो मुझे परेशान ही कर दी, मैं स्क्रीन से तो शेयर ही नहीं हो रही थी, आपको नजर कहाँ से आ रहा? नहीं इधर पे आता है लिखा हुआ। इधर स्टार्ट करेगा नॉट होगी रिकॉर्डिंग। क्या है? चलिए अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो इनकी ऑपोजिट होती है। ठीक है, नेगेटिव साइन जो आगे वो यही शो कर रहा है कि वेलोसिटी और फ्रिक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट गैमा है, ये असल में डिके कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, इसे डैम्पिंग कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं। यानी डिके मीन कि उस सिस्टम का जो ऑसिलेटरी बॉडी जो है, उस सिस्टम की ऑसिलेशन में किस तरह डिके आ रहा है। ठीक है, तो ये किस रेट से आ रहा है, तो अब ये गैमा उसको शो कर रहा है। तो देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। जब एक सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है तो उस पर दो फोर्सेस, तो इट मीन कि एक तो इलास्टिक फोर्स है। ठीक है, इलास्टिक फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स क्या है वो आपने पढ़ी हुई है कि जब एक बॉडी ऑसिलेट करती है तो एक फोर्स जो है वो उसको दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करती है, यानी उसको अपनी जो ओरिजिनल स्टेट है उसमें लाने की कोशिश कर रही है, रीस्टोर कराने, उसे इलास्टिक फोर्स कह रहे हैं। दूसरी जो है वो डैम्पिंग फोर्स है, या आप उसको फ्रिक्शन फोर्स भी कहते हैं, क्योंकि वही फ्रिक्शन जो है कॉज बन रही है उस डैम्पिंग का, इसलिए हम इसे डैम्पिंग फोर्स या फ्रिक्शन फोर्स दोनों कह सकते हैं। तो अब उस सिस्टम पे दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। तो अब ये ऑसिलेशन जो है अब टोटल फोर्सेस जो है वो क्या है, वो एक वो रिस्टोरिंग फोर्स है और ये आपके पास इस पे फ्रिक्शन फोर्स है। तो इस पे जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं वो ये है, इनका सम है। ठीक है, F इज इक्वल टू माइनस के है, तो F इज इक्वल टू माइनस गैमा dx अपॉन dt। ठीक है जी, तो अब अगर आप इसमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएं, आप देखें जरा सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो इसको लग सकता है कि यही फोर्स जो कि यहाँ माइनस के एक्स माइनस सिग्मा और गैमा dx अपॉन dt के इक्वल है, यही फोर्स जो है वो इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेट भी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब है कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जब वो मीन पोजीशन पे चला जाता है या उस पे आ जाता है मैक्सिमम पोजीशन पे चला जाता है, मैक्सिमम पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाती है, मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो इट्स मीन कि देयर इज
इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ इस फोर्स की जगह हमने सिंपली उस सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ असल में हम अभी किस तरफ इस बात को लेके जा रहे हैं, इसको हम लेके जा रहे हैं इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। कि एक डैम्प्ड सिस्टम जो है उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह बनी, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हमने स्टडी की थी या अनडैम्प्ड सिस्टम पढ़ा था उसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन थी वो किस तरह थी। तो अब देखें ये सिस्टम आपको ये जो है एक्सेलरेट कर की इक्वेशन लगाई। अभी आपने सिंपली इसको जो है वो अरेंज किया तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। ठीक है, अब देखें इक्वेशन नंबर 2 क्या बता रही है कि ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इस किस्म की सेकेंड ऑर्डर ये k अपॉन m जो है वो ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ हमने इसको ओमेगा नॉट शो कर दिया, उसकी रीजन आगे जाकर बताऊंगा। ओमेगा सिंपल क्यों नहीं शो किया, क्योंकि ओमेगा आगे जो है हम उस पूरे सिस्टम की फ्रीक्वेंसी कहेंगे। यहाँ ये उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, यानी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन डैम्पिंग की वजह से क्या फर्क पड़ेगा फिर हम उसको आगे जिक्र करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ध्यान में ये रखेंगे कि हमने ओमेगा नॉट से और गैमा बाय m को हमने 2 बीटा से जो है वो रिप्लेस किया। अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है ये सेकंड ऑर्डर लीनियर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं, कुछ पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस हैं। सिंपल जो है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फिर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डर इसके पढ़ सकते हैं, थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकती है। ऑर्डर का मतलब है कि आपका जी जी सर आपकी आवाज कट गई सर, लेट के बाद वाला सर जो आप बता रहे थे उसके बाद आवाज नहीं आई, तो सर आप प्लीज रिपीट करेंगे। किसके बाद? लेट सर, लेट के बाद जो आप बता रहे थे ना वो जी सर। तो आपने जो है ये इनके पास वैल्यूज जो है वो फिक्स की हैं। ठीक है, कि k अपॉन m सिग्मा अपॉन m जो है वो किसके इक्वल, ये सारी प्रूव्ड वैल्यू है। ठीक है, जैसे k अपॉन m है, सिग्मा अपॉन m भी ये जो है वो सिग्मा का सॉरी गैमा अपॉन m, ये आपने इनकी वैल्यूज जो है वो इस जगह पर पुट कर दी हैं। तो अब आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 आई है वो बेसिकली लीनियर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है, लीनियर जो हो, इसके साथ जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ही हो, इसके साथ सेकंड ऑर्डर भी होती है, फिर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस भी होती है और सेकंड ऑर्डर नॉन होमोजीनियस भी होती है। अब ये वाली जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है जिसमें पहली टर्म जो है वो क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर क्या वो लगा हुआ है ऑपरेटर, सेकंड इसका जो पार्ट है उसमें फर्स्ट ऑर्डर लगा हुआ, साथ उसके कांस्टेंट है लीनियर कांस्टेंट, उसके साथ जो है फिर एक आपके पास जो थर्ड टर्म है उसमें किसी किस्म का डिफरेंशिएशन नहीं है और ये इक्वल टू 0 है। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये होमोजीनियस है, अगर ये नॉन इक्वल टू 0 है तो ये नॉन होमोजीनियस है। ये आप डिफरेंशियल इक्वेशन की काइंड में जाके देख सकते हैं। बहरहाल इसकी शेप को देख लें, इस किस्म की जो भी इक्वेशन आएगी वो लीनियर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन होती हैं उनका कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। ठीक है, या तो आप उसको पूरा प्रूव करते हैं या आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। जैसे वहाँ हमने हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपके पास जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो थी, ठीक है, उसका हमने पूरा प्रूव निकाला था, साइन और कॉस की फॉर्म में उसका रिजल्ट आया था। ठीक है, यहाँ हम अब उसका पूरा प्रूव नहीं कर रहे हैं। ठीक, हम डायरेक्टली जो है इसके सॉल्यूशन को लिख रहे हैं कि इस किस्म की जो भी सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी उसका प्रूफ जो है वो ये होता है। अब ये सी और अल्फा की जगह कुछ भी लिखा जा सकता है। ठीक है, सी में एनी कांस्टेंट,
अल्फा जो है एक वेरिएबल है जिसका जो आप कह सकते हैं डायमेंशन है वो इनवर्स ऑफ टी है, ठीक है। आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं, किसी बुक में इधर म्यू लिखा होता है, किसी में अल्फा लिखा होता है। बहरहाल इसका सोल्यूशन जो है, जब आप इसको पूरा अगर सोल्यूशन निकालें, ठीक है, अगर आप किसी भी ऐसी बुक में जिसमें मैथमेटिक्स की जिसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन मौजूद हैं, वहाँ आप इसका सोल्यूशन देख सकते हैं, निकालने का तरीका क्या है। लेकिन हमें यहाँ सोल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम बात सोल्यूशन की तरफ नहीं लेके जा रहे, हम बात अभी लेके जा रहे हैं जो डैम्पिंग है उसका फाइनल रिजल्ट हमें जो मिलेगा वो क्या, उसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर है, ठीक है। तो ये लीनियर सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपके पास आई है, वो उसका सोल्यूशन ये सोल्यूशन जो है वो बेसिकली इस इक्वेशन नंबर 3 का है। यानी इस इक्वेशन नंबर 3 को अगर पूरा सॉल्व किया जाए, जो कि कई पेजों की एक जो है डेरिवेशन होगी, उसके बाद आपका जो रिजल्ट आएगा वो इस किस्म का रिजल्ट आएगा, x = CE अल्फा t। ये एक जर्नल सॉल्यूशन मैंने लिखा है, ठीक है। अब हमने इस सॉल्यूशन को एग्जैक्टली इस इक्वेशन के लिए निकालना है। आप देखें, आपके पास ये इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अभी हम इसको, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल का मतलब है कि इसमें आपके पास डबल डेरिवेटिव भी है, सिंगल डेरिवेटिव भी है। तो अब इस x का अगर आप डेरिवेटिव लें सिंगल, तो आपके पास ये रिजल्ट आया, और सेकंड डेरिवेटिव लें तो आपके पास ये रिजल्ट आया। इसको इक्वेशन 5 और 6 को आप अब उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इक्वेशन 3 आपके पास क्या बन गई, ये वाली, सॉरी ये इक्वेशन। यानी आपने उसका x का जो डेरिवेटिव लिया, सेकंड डबल डेरिवेटिव को इसमें पुट कर दिया, सिंगल डेरिवेटिव को आपने इसमें पुट कर दिया, और x की वैल्यू को आपने इसमें पुट कर दिया। इसमें पुट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा, ये डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, ये आपके पास रिजल्ट आ गया है। तो रिजल्ट आने के बाद आपके पास जो इसमें कॉमन फैक्टर निकला है CE अल्फा t निकला है, ठीक है। और साथ इसके ब्रैकेट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई है, ठीक। तो अब अगर आप इसे देखें, एक मिनट, ये ओमेगा स्क्वायर ही है, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन आई है जो कि दो पैरामीटर्स का प्रोडक्ट है, यानी एक ब्रैकेट के अंदर है पूरा पैरामीटर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दूसरा जो है वो आपके पास c एक्सपोनेंट पावर अल्फा t है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कभी भी जीरो नहीं होता, वो क्लोज टू जीरो आता है लेकिन जीरो नहीं होता, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन जो है वो आपको बता रही है कि ये पूरा फैक्टर जीरो को इक्वल है। इसका मतलब है c एक्सपोनेंट पावर अल्फा t जो है वो जीरो नहीं है। इट्स मीन के अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है वो जीरो होगा। अब ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है, वी नो दैट कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। आपने इस पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अप्लाई करने का मतलब ये है कि आपके पास अब दो रिजल्ट आएंगे। तो आप ये इसको सॉल्व करते गए, मेरे ख्याल में इसमें तो कोई बताने वाली बात इतनी है नहीं, तो सिंपली एक मैथमेटिकल स्टेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। जिसने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी हुई है, और सब नहीं पढ़ी है जाहिर बात है, वो इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो आपके पास दो रिजल्ट आ गए, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। जब आपके पास अल्फा की दो वैल्यू आई हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो इक्वेशन थी, इक्वेशन 4, अब ये भी सिंपल इस तरह की इक्वेशन नहीं रहेगी, बल्कि क्योंकि यहाँ तो हमने एक जनरल सोल्यूशन लिखा है ना कि अल्फा। अब अगर तो ये इक्वेशन जो है आपके पास सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर है, तो अल्फा की दो वैल्यू आई। अगर ये थर्ड ऑर्डर होती तो अल्फा की 3 वैल्यू आ जाती, फोर्थ ऑर्डर होती तो 4 वैल्यू आ जाती। अभी हमारे पास चूंकि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आपके पास अल्फा की दो वैल्यू आई हैं। आपने इन अल्फा की वैल्यू को जो है पुट कर दिया यहाँ। अब आपके पास दो सोल्यूशन बन गए, ठीक है, x1 और x2। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा,
कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो इन दोनों का सम होगा, ठीक है। और सम लेने के बाद आपने जब इसको पुट किया तो पुट करने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है वो जो फाइनल डैम्पिंग की इस सिस्टम के लिए जो डैम्पिंग की इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x इज इक्वल टू c1 exponent power this and plus c2 exponent power this, where c1 and c2 are arbitrary constant, ठीक है। ये कोई फिक्स कांस्टेंट नहीं है बल्कि आर्बिट्रेरी है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम। तो अब इस इक्वेशन को जो है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें करेंगे, लेकिन यहाँ से मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप देखें यहाँ आपके पास एक ओमेगा है जो कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और बीटा क्या है, बीटा देखें जरा आप ऊपर जाएं, दोबारा बीटा की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। ये बीटा वाला जो फैक्टर है उसके अंदर असल में ये जो गैमा मौजूद है, गैमा क्या है, गैमा डिके कांस्टेंट है, यानी ये आपको डिके बता रहा है कि डिके किस रेट से हो रहा है या डैम्पिंग किस रेट से हो रही है। तो बीटा वाला जो फैक्टर है इस इक्वेशन के अंदर, ये बीटा वाला फैक्टर जो है इस फैक्टर के अंदर वो उस डिके को बता रहा है, और ओमेगा नॉट जो है वो उस सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। अब ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इसमें आपके पास तीन केसेस बन सकते हैं कि बीटा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, बीटा इज स्मॉलर देन ओमेगा नॉट, या बीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। अगर बीटा ग्रेटर है तो वो ओवर डैम्प्ड सिस्टम होगा, अगर बीटा लोअर है तो अंडर डैम्प्ड सिस्टम होगा, अगर बीटा इक्वल है ओमेगा के तो वो एक क्रिटिकल डैम्पिंग होगी, ठीक है। तो इन तीनों डैम्पिंग के मुतालिक हम इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादा तफसीली बात हमारी जो है वो अंडर डैम्पिंग सिस्टम में ही होगी। अंडर डैम्प सिस्टम जो है वो बेसिकली ये है, ठीक है। ठहर जाओ एक मिनट। क्यों नहीं लिखा जा रहा अंडर डैम्पिंग के? मैं आपको यहाँ ग्राफ दिखा देता हूँ। डैम्प, ओवर डैम्प एंड क्रिटिकल डैम्प। हम जो है वो बेसिकली जो बात करेंगे, एक मिनट इस इमेजेस पे आ जाते हैं। ये वाला थोड़ा सा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाला इसको देखते हैं। अब ये वाला जो ग्राफ नजर आ रहा है आपको, नीला पीला लाल गुलाबी? जी सर, जी सर नजर आ रहा है। ये ग्राफ जो है ये असल में आपको बता रहा है, इसमें देखें ब्लू लाइन को बता रहा है कि अनडैम्प्ड सिस्टम है, जैसा हमने पढ़ा। आप देखें ये ब्लू लाइन जो है, ब्लू ग्राफ, इसके अंदर टाइम के साथ, टाइम वेरिएशन के साथ किसी किस्म के एम्पलीट्यूड में या एनर्जी में कोई कमी नहीं आ रही है, ठीक है। और उसके बाद आप देखें रेड वाला, किधर गया, हाँ रेड वाला जिसपे लिखा हुआ अंडर डैम्प्ड। हम जो बात कर रहे होते हैं ना नॉर्मल लाइफ में डैम्पिंग की, वो असल में इस अंडर डैम्प सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। कि सिस्टम देखें, आपने एक सिंपल पेंडुलम की बात ले लेते हैं, आपने पेंडुलम को ऑसिलेट करवाया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी ऑसिलेशन जो है वो डिके करेगी, डिके करते 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 अल्टीमेटली वो रुक जाएगा। तो इसका ग्राफ बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है। देखें इनिशियली उसका एम्पलीट्यूड बहुत हाई है, फिर हर स्टेप में उसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिक्रीज होते 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 किधर जीरो पे पहुंच गया। तो ये सिस्टम है अंडर डैम्प सिस्टम है, जो कि हम नॉर्मल लाइफ में देख भी रहे होते हैं, और जब हम बुक्स में अगर डैम्पिंग की ग्राफ को देखते हैं वो भी इसी तरह का ही ग्राफ देखते हैं।
ये है अंडर डैम सिस्टम। स्ट्रॉन्ग डैम जो है और क्रिटिकल डैम, ये दो वो सिस्टम है जिस जो आपको मैंने बताया कि वो ग्रेटर देन या स्मॉलर इक्वल टू, ठीक है। उसमें देखें, उसमें इन दोनों में जो डैम्पिंग है वो एब्रप्टली हुई है। आप देख सकते हैं कि किसी किस्म की ऑसिलेशन उसमें शो नहीं की। इसका मतलब है कि अगर सिस्टम शुरू में ऑसिलेट कर रहा था, ऑसिलेट करते करते वो एकदम रुक गया है, उसकी ऑसिलेशन में कोई इस किस्म का कोई ग्रेजुअल जो है वो डिक्रीज नहीं आया जैसा कि एक अंडर डैम सिस्टम में आ रहा था, ठीक है। यानी स्ट्रॉन्ग या क्रिटिकल डैम्पिंग जो है इन दोनों में। तो हम इसको भी हम इसको नहीं तफसीली पढ़ेंगे, लेकिन ये जो अंडर डैम सिस्टम है इसको हम थोड़ा सा मजीद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम इसी ही की बात कर रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन जो है वो आगे इन तीनों सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकती है। ये बेसिकली एक डैम्ड सिस्टम की जर्नल जो है वो इक्वेशन आपके पास सॉल्यूशन निकल आया है इस सिस्टम के लिए, जिसकी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो यू आर वेलकम, वरना बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो बहुत बहुत शुक्रिया, पूछेंगे तो वापस पीछे आ जाते हैं। सर एक क्वेश्चन है पीछे। जी जी, कौन पूछा है? जीशान। सर बेसिकली हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो पढ़ी नहीं है, तो यहाँ पर अब जितनी भी डेरिवेशन हो रही हैं, जो इक्वेशन सामने आ रही हैं सर, वो बस ऐसे दिमाग से ऊपर जा रही हैं सर। आपकी बात ठीक है। हम डिफरेंशियल इक्वेशन को आप तफसील में ना पढ़ें, ठीक है। आप डिफरेंशियल इक्वेशन की तफसील में ना पढ़ें। आपने डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी तब भी एक बिल्कुल एक लेमैन जो है वो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझ सकता है कि उसमें कोई, देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ी लेकिन डिफरेंशिएशन तो पढ़ी है ना। जी सर। तो आप इक्वेशन 3 देखें, इसका पहला पार्ट समझ आ रहा है आपको? डी स्क्वायर एक्स पावर डी, जी सर। इसमें कोई बात ही नहीं है। जी सर, दूसरा भी वो समझ आ तो रहा है, तीसरा भी समझ आ रहा है। तो इसको देखते ही आपको पता चल जाता है ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जी डिफरेंशिएशन आ रही है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर वो उसके अंदर ये पहला पार्ट मौजूद नहीं है तो वो ऑर्डिनरी या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर उसके अंदर ये फर्स्ट पार्ट भी आ रहा है जिसके अंदर ये डबल डेरिवेटिव आ रहा है तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जीरो के इक्वल है तो ये होमोजीनियस है, ठीक है। बस इतनी बात याद रखें। और दूसरी बात, डायरेक्ट जंप मार के बीच में इसके जो सारे स्टेप हैं वो चाहे जिसने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है या नहीं पढ़ी, ठीक है, वो आगे आप पढ़ लेंगे तो ये चीज़ आपको मजीद क्लियर भी हो जाएगी। इसका सोल्यूशन जो है वो सिंपली ये एक सोल्यूशन तो हमने देखे निकाला था, अगर आपको याद हो, उसमें जो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ी थी उसका साइन और कॉस जो आप एफएससी लेवल तक डायरेक्ट अप्लाई करते थे कि साइन और कॉस के कैसे इक्वल आ गया, ठीक है, इसकी ऑसिलेशन। तो हमने वहाँ उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले हमने सबसे पहले देखा था कि उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमने निकाला था, यानी उस वेरिएबल की वैल्यू जो है हमने निकाली थी। सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने वो जो वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इसके सोल्यूशन भी जो है वो ये है, ये आप डायरेक्ट लिख दें, ये कोई मुश्किल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। x इक्वल टू सी एक्सपोनेंट पावर अल्फा टी, इस इक्वेशन को बेशक रट्टा मारना है, ठीक है। इस इक्वेशन को, जी सर। इस इक्वेशन इतना तो रट्टा मार ही सकते हैं ना, या नहीं मार सकते? क्योंकि हम इसके सोल्यूशन की सर तरफ पूरी बुक का रट्टा मार सकते हैं। हाँ, पूरे का मार सकते हैं। पूरी बुक सर रट्टा मारी थी एफएससी में सर। सही है। नहीं, अभी ज्यादा रट्टा ना मारे, बस इतना सा मारे, बाकी तो सिंपल मैथमेटिकल स्टेप है, ठीक है। सिर्फ आपको उतना आपको समझ आ रही जी है सर। डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। दूसरा आपको मैं कह रहा हूँ कि बस खाली ये जी देखें, आप कोई भी मैथ की बुक उठा के देखें, नेट देखें, उस पर लिखेंगे जी लीनियर सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन, तो आपको ये इक्वेशन मुख्तलिफ शक्लों में निकाल के दे देगा, बट होगी ये इक्वेशन, ठीक है। होगी जी सर। ये इक्वेशन ही। कहीं उस कहीं जो है उसने
अल्फा लगाया होगा, अल्फा की जगह कहीं म्यू लगाया होगा, कहीं कुछ लगाया होगा, सी की जगह कहीं ए लगाया होगा, कहीं बी लगाया होगा, वो कोई बात नहीं, लेकिन अल्टीमेटली इक्वेशन आपके पास यही होगी। ठीक है, आगे भी सिंपल है, आपने चूंकि इस इक्वेशन के लिहाज से इसको सॉल्व करना है, अभी ये वाली इक्वेशन इक्वेशन 3 के लिहाज से, तो आपने जब x की वैल्यू लिखी है जी सर। तब उस x को डिफरेंशिएट करते करते यहाँ ले जाएं, और ये बात जो हमने की कि आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये एक्सपोनेंट फंक्शन जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीरो क्लोज टू जीरो जाता है, जीरो पे नहीं जाता। तो इसमें ये जो है वो सेकंड फैक्टर जीरो होगा। सेकंड फैक्टर जीरो का मतलब ये है कि अब आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई, अल्फा की वैल्यू आपको 2 मिली है, लिहाजा आपके पास अब वो सिंपल एक्स नहीं रहा बल्कि x1 और x2 हो गया। तो आपके पास टोटल जो सोल्यूशन है वो x के साथ नहीं आएगा बल्कि x1 और x2 के सम के साथ आएगा। तो आपके पास अब जो है वो खाली जनरल सोल्यूशन जो हमने लिखा था c x1 अल्फा t नहीं रहा, बल्कि c1 और c2 की टर्म्स में वो इस सिस्टम के लिए आपको डालना पड़ेगा। तो अब जो आप सिंपली आपने अल्फा की वैल्यू लिख दी, फिर इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन है वो अब बात होगी कि सिस्टम जो है वो अंडर डैम्प्ड है, ओवर डैम्प्ड है या क्रिटिकल डैम्पिंग है, उस लिहाज से इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करेंगे, वो 3 कंडीशन है जो हमें अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके लेक्चर भेज दूंगा, तो आप उसको पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेना। ठीक है, सर बाकी नहीं भी भेजा तब तक आप उसको वैसे भी स्टडी कर सकते हैं। जी सर, ये x जो है अगर इसको हम लोग सर स्प्रिंग मास सिस्टम में डाल दें तो ये हमें डिस्प्लेसमेंट बता रहा है मीन पोजीशन से। एक्स एक्स हाँ जी, एक्स तो आपको डिस्प्लेसमेंट ही बताता है ना। जी ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, क्यों 8 मिनट हैं। भारत हम फिर भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं, आप जितना मर्जी उसको खींचें, लेकिन इस सेशन के साथ 8.5 मिनट बाकी आएंगे। क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो फिर फी अमान अल्लाह। एक्सक्यूज मी सर। जी ताबीर साहब। सर इसके बाद से क्लास है या बस खत्म? किसके पास है? मैंने कहा इस क्लास के बाद कोई दूसरी क्लास है? आपको टाइम टेबल देख ले, मुझे क्या पता आपके टाइम टेबल का। नहीं सर, आपकी मतलब कि आप दोबारा जनरेट करके क्लास आगे कंटिन्यू रखेंगे या बस खत्म आज का लेक्चर? तो आपके नहीं, मेरा इधर मेरा लेक्चर, मेरा मटेरियल खत्म हो गया, आपके पास अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, वरना खत्म। बस बहुत मुश्किल काम है। ताबिर के पास हाँ छुट्टी का टाइम है, बस क्या चीज? छुट्टी का टाइम है ताबिर के पास। चलो जी, तबीर साहब बेल बजा दें, छुट्टी का टाइम हो गया। सियार साहब जी सर। बेल बजा दें, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया। किसकी सर? पता नहीं, कोई बोल रहा था छुट्टी का टाइम हो गया। सर आपसे एक और सवाल करना था सर। पूछें। सर समर वेकेशन मिलेगी? क्या बात है, अभी क्या कर रहे हो? वेकेशन वेकेशन चल रही है, कोरोना को मैं तो अल्लाह माफ। जी शहजाद। सर क्या हो गया सर, 6 महीने छुट्टी मिल। सर ये रिजल्ट के बारे में सर, रिजल्ट आपने नहीं दिया? क्या करना है? मिड टर्म की रिजल्ट क्या करना है रिजल्ट देख के यार, ऐसी परेशान। सर बस सारे पास हैं, सारे पास हैं, बेफिक्र हो जाइए। कुछ बहुत अच्छे पास हैं, कुछ ना। सर सबने अच्छे नंबर लिए हैं, मतलब 40 ऊपर? सबने अच्छे नंबर लिए नहीं, मैंने सबको अच्छे नंबर दिए हैं। हाँ, कुछ ने अच्छे नंबर लिए, कुछ अच्छे नंबर दिए हैं। थैंक यू सर, अच्छे नंबर दिए। क्या करना है फेल करके आप लोगों को यार। थैंक यू सर। हाँ, लेकिन इस चीज का जरूर ख्याल रखा जाएगा, जो अच्छे नंबर ले रहा है, एक अच्छे नंबर लेता है, एक को अच्छे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिसको दिए जाएंगे उसको अच्छे नंबर लेने वाले से लाजमी बात है कम ही दिए जाएंगे। ये ख्याल रखना पड़ता है ताकि नाइंसाफी ना हो। सर एक ऊपर से कोरोना है, उसकी तरफ नंबर भी ना है। मुझे तो आपको भी यही लग रहा है, आपकी आवाज ही नहीं निकल रही है। जी सर। ये तो मैं कह रहा हूँ आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही। कोरोना सिस्टम तो कोरोना वो
मैं कह रहा हूँ सर, एक तरफ से कोरोना है और दूसरी तरफ नंबर भी ना दे तो मसला होगा सर। एक तरफ परेशानी है कोरोना सर। है, एक तरफ नंबरों का रोना है, हाँ? यस सर। सर और सर दूसरी तरफ फीस भी जमा करना है सर अभी। सर ये जरा ग्रुप में फिर शेयर करो सर ये रिजल्ट सर। नहीं, ग्रुप में शेयर नहीं होता अभी। जब ये शेयर नहीं होगा, आपका जो फाइनल टर्म का होगा वो शेयर होगा। यस ठीक है जी, ये ऑफिशियल है या अनऑफिशियल नहीं ठीक है, होगा। सही है। चलें, सही है, ठीक है जी। एंजॉय करें लाइफ, थैंक यू सर। घरों पे रहें, ओके सर, खुदा हाफिज। घरों सर अल्लाह हाफिज। याद करें, ठीक है? चलें, अल्लाह हाफ़िज़। सर आपको अभी अटेंडेंस सेंड कर दूं ना सर, लिखकर पेज पर? यार कर दो तो हम आपका एहसान साबिर सारी जिंदगी नहीं मानेंगे। नहीं सर, एहसान नहीं सर, कोई मसला नहीं, अभी कर देता हूँ मैं सर। वही कह रहा हूँ, सारी जिंदगी नहीं मानेंगे, मैंने कौन सा काम मानेंगे? अच्छा ठीक है सर। हाँ, सही। अटेंडेंस हो गई सर। अल्लाह नहीं अभी लगाऊंगा, मैंने स्क्रीनशॉट सबकी ले लिए, मैं अभी अटेंडेंस मार्क करके फिर सर को सेंड करता हूँ। ऐसा होना चाहिए सी यार। गुड, शाबाश। चलो, थैंक यू। सर ये करप्शन में कर दे सर। नहीं करता अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।